Okay, fine. I hope everybody is familiar with the idea. सभी लोग जान गए ना, ये मेरा पहला सेशन है ललकार बैच का, तो क्या सभी लोग फेमिलियर हैं कि क्या व्हाट इज द गोल ऑफ दिस ललकार बैच? आप लोग हो फेमिलियर सर? है ना सर, क्लास लिए थे पहला दो वो क्लास था। देखिए मेरा पर्पस कुछ और है। मैं क्या सोच रहा था कि पहले थोड़ा मैं ना पीवाईक्यू देख लूं, पीवाईक्यू देख लूं मैं। पीवाईक्यू इन द सेंस कि यूपीएससी में क्या पूछा गया है, यूपीपीसीएस में क्या पूछा गया, बिहार में क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में क्या पूछा गया, तमिलनाडु में क्या पूछा गया है, उड़ीसा में क्या पूछा गया, मणिपुर में क्या पूछा गया। पहले देख लेते हैं वो थोड़ा सा। वो सारे सवाल आसान है, थोड़े से मजेदार नहीं है, एक आधी दो चुटपुटे सवाल अच्छे हैं। जब भी थोड़ा हम लोग कर लेंगे ये चीज, ज्यादा दिन नहीं लगेगा मुझे, 2 या 3 दिन लगेगा, ठीक है, ये करने में। उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन लाऊंगा जो आपसे नहीं हिलने वाला। मैं पहले ही बता देता हूँ, उससे डिमोटिवेट होने का नहीं है, उसको बनाया इसलिए गया है कि आपसे ना हिले वो। समझ में आ गया कि नहीं? वो आपका रियल प्रैक्टिस होगा, ठीक है। ये लोग उतना बढ़िया नहीं बना पाते हैं पीसीएस वगैरह, लेकिन हम अच्छा बनाएंगे आपके लिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं 1-2 दिन, है ना, जो इन्होंने पूछा है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी के सवाल थोड़े ठीक है, एक आध पीसीएस के सवाल अच्छे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का 1-2 सवाल मुझे ठीक ठाक लगता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की थोड़ी कमी है। और जिस तरह से 69th बीपीएससी हुआ है, दिया है कि नहीं है? अरे इसका आवाज कम हो गया रे राहुल, चीज चपड़ा आवाज कम हो गया इसका। कुछ किया है क्या तुम? कुछ तो तुम्हारा दिमाग लगाया है इसमें। थैंक यू। है ना, ये बहुत ची चपड़ करता था यार, हमको थोड़ा मजा भी आता था ची ची। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट विद दी यूपीएससी 2023। बहुत टफ क्वेश्चन था ये, और आंसर बहुत सिंपल था इसका, एक भी नाम सुना हुआ नहीं लग रहा था ना, और इन्होंने पूछ दिया, पता नहीं क्या सोच के पूछा। ठीक है, देखिए क्या है ना, यूपीएससी की एक आदत है, यूपीएससी की एक आदत है, यूपीएससी इज मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यूपीएससी के लिए सतवाहना की पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ये है कि सतवाहना की हिस्ट्री कहां से पता चला। नहीं समझा? हाँ अभी आते हैं सर, विजयनगर साम्राज्य में भी आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बताएंगे क्यों क्यों। जैसे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई शतकर्णी वन या गौतमपुत्र सतकर्णी ने कौन कौन से साम्राज्य जीते, समझ में आ रहा? उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में किससे पता चलता है, नासिक नानाघाट इंस्क्रिप्शन। बात समझा कि नहीं? रुद्रदामन के बारे में तुम्हें पता है कौन सा राजा है, नहीं राजा है, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर रुद्रदामन का गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो यूपीएससी के लिए बहुत कंसर्न है। उसको इससे मतलब है कि गिरनार इंस्क्रिप्शन कौन लैंग्वेज में है, किसने लिखवाया था, ये। तो यूपीएससी के लिए सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको मतलब ये नहीं है भाई कि पुलकेशिन टू ने किसको हराया था, उसको ये मतलब है कि भाई रवि कीर्ति ने कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है क्या। नहीं समझा? आई होल इंस्क्रिप्शन, उसको उससे मतलब है। उसको मतलब नहीं है कि खारवेला किस वंश का शासक था, कलिंग, चेदी। उसको इससे मतलब है कि जो खारवेला का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या बातें हैं। नहीं समझे बात को क्या कह रहा हूं? तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो है आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछेगा ही पूछेगा।
और जो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है आर्ट एंड कल्चर से, कि कौन से मंदिर में क्या पाया जाता है, ये मंदिर किधर है, ये मंदिर किस राजा ने बनवाया। बात समझे कि नहीं? इसी दो तरह के सवाल तुमको देखने नजर आएंगे इतिहास में, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में फिर अलग तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो पहला तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इस टाइप का, ये जो पहला टाइप का क्वेश्चन जो इसी साल यूपीएससी ने पूछा है, ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से सवाल है। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर, ओहो ये, ओके, एक सेकेंड। हैंग कर गया प्रभु। किसका? हटाओ ना तो इसको। I beg your pardon for the technical glitch. थैंक यू, इसको दया आ गया मेरे पे। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो इसी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से है। ये बताओ ऑनलाइन मीडियम दिखाई दे रहा है कि इसे और बड़ा कर दें? फिरोजा, फिरोज, सौरभ, राहुल, ओके, शिशिर, ये इसको बड़ा करें या सेम साइज है? जरा बताओ मुझे ऑनलाइन, ये साइज चलेगा या थोड़ा बड़ा कर दें? ओके, आई होप क्लियर है। फाइन, फाइन। क्या आवाज आ रहा है? क्या आवाज आ रहा है? ठीक, ओके, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है कि with reference to the Indian history, Alexander A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess, important, वॉल्टर डब्ल्यू इलियट। इलियट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट हैं। आप कोई भी ज्यादातर किताबें आप देखेंगे ना, इलियट द्वारा ट्रांसलेटेड है। इलियट का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, इसने बोला था कि इंडियन फिलॉसफी इतना वास्ट है कि उसके सामने वेस्टर्न फिलॉसफी मतलब स्कूल के स्टूडेंट जैसे नजर आते हैं। ही वॉज सो मच इंडोलॉजिस्ट, इतना बड़ा। इलियट की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे बृहदरण्य को उपनिषद इलियट द्वारा ट्रांसलेटेड है, दी वेस्टलैंड करके एक है, नोबेल प्राइज जो मिला उसको। तो इलियट इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर। जेम्स बर्जेस, जेम्स बर्जेस जो है, ये वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने बहुत खोज किया, बेरार, मुंबई, सेंट्रल रीजन में कई सारे एक्सकैवेशंस किए हैं और उसके थ्रू वेस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री को निकालने खगालने की कोशिश किया है। इसके अलावा रॉबर्ट स्वेल है, जो आपका महाबलीपुरम विजयनगर अंपायर का जो है एरिया है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इन्होंने अलग अलग तरीके से। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, इसको आप क्या बोलेंगे? पुरातात्विक उत्खनन, इसके बारे में बताने की कोशिश किया जा रहा है। अब आपका काम क्या है ये बताइए। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इलियट जो है उन्होंने क्या किया है, इलियट ने क्या किया आपके सामने, जेम्स इलियट ने, सॉरी, वॉल्टर इलियट ने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे बुक को ट्रांसलेट किया है, एक्सकैवेशंस किए हैं। बर्जिस का क्या रोल है? पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में
इंडिया में एक्सकेवेशन किया है। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसके बाद स्वेल का क्या रोल है? महाबलीपुरम, विजयनगर एम्पायर, इसमें इन्होंने क्या किया है? पुरातत्विक उत्खनन। अच्छा, मान लेते हैं कि ये बात अपने को नहीं पता होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते? 80-90% जो है ना लोगों को पता नहीं है इसका उत्तर। अभी मैंने बता दिया, आपको पता चल गया, लेकिन अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि भाई इन्होंने क्या खोज किया। अब आप इसे कैसे पता करेंगे कि ये क्या है? अगर आप यूपीएससी, अगर पूरी सिलेबस आपको खत्म हो गया होता तो ये सवाल आप चुटकियों में कर सकते थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, भाई साहब मेटकैफ हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके अलावा गवर्नर जनरल्स हैं जो एस्टैब्लिशमेंट और हटाने की बात करते हैं, तो ये छोड़ दीजिए आप, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? अगर आपने प्रेस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़े हो तो 1835 का मेटकैफ का एक्ट है, उससे पहले एक्ट्स हैं, समझ में आ गया? इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, कहीं पर भी आप इनके रोल नहीं देखेंगे, सारे गवर्नर जनरल के रोल हैं, इनमें से कोई भी गवर्नर जनरल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये हो जाए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, बहुत बेतुका सा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई स्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट में करेगा तो आपको पता रहता, ज्यादा से ज्यादा आप गोवा का एक चर्च जानते हो, बेसिलिका, समझ में आ रहा है? उनमें से इनमें किसी का भी नाम नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया, डलहौजी वगैरह है, इनमें से कोई भी नाम नहीं है। तो मतलब अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। बात समझे कि नहीं? इसे कहते हैं लॉजिकल गैस मारना। अब ये कैसे होगा? लॉजिकल गैस मारना कैसे होगा? सबसे पहले ना तुम्हें नॉलेज बेस चाहिए होगा। पता है कैसे? सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए कि भैया यार क्या बात कर रहे हो, रेलवे में डलहौजी का नाम था यार, गवर्नर जनरल करेगा ये एस्टेब्लिशमेंट का काम, प्रिंसली स्टेट में चर्च का नाम, यार ये जी बेतुका सा लग रहा है थोड़ा सा। प्रेस में यार हमको पूरा प्रेस एक्ट पता होता तो हमें कहीं पर भी नाम मिलता है इनका, कहीं पर भी नाम नहीं है। सेम ऑप्शन था। और थोड़ा सा दिमाग भी आता है यार, अलेक्जेंडर या ये सब जो है एक्सकेवेशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकता है आपसे यूपीएससी फ्यूचर में, वो ये पूछ सकता है कि भाई इंडिया में एक्सकेवेशन का काम और आर्कियोलॉजी का काम कैसे शुरू हुआ? नहीं समझे बात? हमेशा क्वेश्चन से नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का सोच रखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब इन्होंने बोल दिया कि एक्सकेवेशन किसने किसने किया। अब आपसे फ्यूचर में ये सवाल पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ यार, भारत में ये आर्कियोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई? तो 1861-62 में अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के एक सर्वेयर हुआ करते थे, उन्हीं के समय में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके क्या हुआ, क्या बना, एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। क्या काम था इसका बताइए? इसके बारे में था कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड पता करिए चीजों के बारे में, भारत में क्या है। अच्छा, इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई ना कि शुरुआत में जब अलेक्जेंडर कनिंगम को स्टैब्लिश किया गया और उनको सर्वेयर बनाया गया, तो देखा गया कि भाई थोड़ा एक्सकैवेट करिए, पता करिए कहां से कोई चीज मिल जाए उसको और लूट लें, ये सब मेंटेलिटी थी। थोड़ा एक और था कि देखिए समझिए, चला इतिहास को समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। 1813 में, 1813 में एक एक्ट आया, काउंसिल एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके तहत 1 लाख रुपए दिया गया। किसके लिए? एजुकेशन के। ध्यान सुनिएगा सर। अच्छा, एजुकेशन का पर्पस क्या था? आपको पढ़ा लिखा कर सुसज्जित करना और कल्चर सिविलाइज करना, क्या? उनका काम करिए आप। अच्छा, वो भी ऊपरी लेवल का नहीं, निचले स्तर का। वो आपको ऑफिसर नहीं बना रहे हैं, क्लर्क बना रहे हैं आपको। इतने लोगों को तो बुला नहीं सकते हैं, तो भैया थोड़ा तुम देख लो, ऑफिसर तो हम है ही। आईएएस नहीं बनाएंगे आपको, क्लर्क बनाएंगे बस, सिंपल उतना ही पढ़ाया जाएगा आपको। समझे बात होगी नहीं? एक और पॉलिसी थी इनकी, गॉड गोल्ड ग्लोरी, इसको बोलते हैं 3G। क्या था बाबू? 3G।
गॉड गोल्ड ग्लोरी, क्या मतलब है इसका? अभी जब मैं मॉडर्न तुम्हें पढ़ाया होता तो तुम गर्दा मच जाता, लेकिन चलो ठीक है। इनका मतलब ये था ना, आपको एक पर्पस बताया था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए, वो तुमको उन्होंने ऐसा कहा है, पर ऐसा नहीं है। इतिहास में अगर किसी को कॉलोनी बनाना है या कहीं पर रूल करना है या अपना प्रभुत्व दिखाना है, तो सबसे पहले रिलीजियस कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। नहीं समझा? सऊदी अरबिया बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, बड़े बड़े शेख हुआ करते थे, अमीर रईस, बहुत रईस हुआ करता था। प्रॉफिट मोहम्मद को लगा कि इस रीजन में बहुत अमीरियत आ सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पर बहुत सारे कबीले बने हुए हैं, इनके अपने अपने रिलीजन है, अपने अपने गुरु है, इनके इनके अपने अपने कुल गुरु है। एक काम करते हैं, इनको यूनिफाई करते हैं। यूनिफाई करने का क्या तरीका है? सबको कह दो भैया तुम्हारा भगवान एक है। नहीं समझा? जब तुम ये कह दोगे ना कि तुम्हारा भगवान एक है, तो सभी के सभी उस रिलीजन से जुड़ जाएंगे। इससे से इस्लाम का राइज होना शुरू हुआ है। बाद में यही चीज तुमको खिलाफत के फॉर्म में नजर आएगा। बात समझा कि नहीं? अब अगर यहां पर क्रिश्चियन लोग आए हुए हैं ब्रिटिश के तौर पर, तो यहां पर तुम्हें अगर मुझे रूल करना है तो इसके लोगों को मुझे हिंदू में ही रहने देना होगा कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना होगा? क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना होगा ना, तभी तो मैं अब मेरा रूल चलेगा यार। यहां पर कैसे रूल चलेगा? मैं कुछ बोलूंगा तुम कुछ करोगे। अगर मुझे तुम्हारी लॉयल्टी जीतनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तुम वो अनपढ़ गवार। तुमको मैं बोलता हूं जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि ऐसा है, तुम्हारा जीसस क्राइस्ट का हनुमान भगवान से ज्यादा मजबूत है क्या? नहीं समझे बात को? नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप अनपढ़ रहोगे तो मेरे लिए क्रिश्चियनिटी फैलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा भाई जीसस क्राइस्ट सो मर्सीफुल, he is the one, he was the one who has devolved himself for the welfare of the humanity। आप अगली बार कहोगे क्या बात करते हैं, हमारे शिव जी जो है और दुनिया का जहर पी लिए रहे, क्या बात करते हो तुम, चल भाग यहां से। नहीं बोलोगे तुम? नहीं समझ रहे बात को? हमारे शिव जी समुद्र मंथन में जहर पी लिया रहा, उनका कंठ नील हो गया है, इसीलिए हम नील कंठ बोलते हैं। भैया क्या बात करते हो? नहीं जहर होता तो पिता भगवान खत्म कर दिए होते। नहीं समझा? नहीं बोलेगा? अब आपको एजुकेटेड कर दिया, पढ़े लिखे ऐसे हो कि आपको वेस्टर्न थिंकिंग आने लगा, लिबर्टी फ्रेटर्निटी फलाना डिमक्का है। अब बोले तुमको कि यार जीसस क्राइस्ट लिबर्टी की बात करते हैं, तुम्हारे साथ ये होगा, फ्रीडम होगा, कास्टिज्म नहीं है, यूनिफिकेशन है। तुमको कि बात सही बोल रहा है यार, बंदे में दम तो है। अगर तुम्हें एजुकेट कर देंगे ना तो तुम्हें क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो बोलूंगा तुम्हें समझ में आएगा। अनपढ़ गवार होगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इनकी आइडियोलॉजी थी एक गॉड होना चाहिए जिससे मुझे लोगों पर रूल कर कर पैसा कमाने में आसानी होगी, क्योंकि सभी क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेंगे, तभी ब्रिटिश एम्पायर की ग्लोरी बढ़ेगा। नहीं समझा? तो इसी पढ़ाई के दौरान पर क्या होता है, मैक्योले माइन्यूट आता है, इंग्लिश एजुकेशन आएगा, तभी तो तुम, मैं क्रिश्चियन मशीनरी अगर आपको बताऊंगा तो तुम समझ पाओगे मेरी बात। बात समझा? अब तुम्हें को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे तुमको बढ़िया से जानना होगा। नहीं समझा? उसके लिए फिर धीमे धीमे एक्सकेवेशन करने होंगे, इंडियन आइडियोलॉजी को ज्यादा बढ़िया समझना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए ना। सर वो होता है सर, बट दैट इज इलीगल। सर वो एक्चुअली क्या होता है ना, इनका रिलीजियस कन्वर्जन दो तरह का होता है। एक होता है वॉलेंट्री कन्वर्जन और एक होता है इनवॉलेंट्री कन्वर्जन। जैसे अल्योरमेंट के थ्रू जैसे आप बोल रहे हो ना, वो जो होता है इलीगल होता है।
लेकिन अगर मैं विथ माय फुल कंसाइंस ये बोलता हूं कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, तो वो लीगल है। पर यहां पर इलीगल कन्वर्जन जो आप बता रहे हैं ना, वो इलीगल है। उसके लिए स्टेट के लॉज हैं सर। बिल्कुल हो सकता है सर, अगर आपके स्टेट में वो लॉ है कि नहीं। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, स्टेट के अपने अपने लॉज हैं। जैसे रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू इनवॉलेंट्री कन्वर्जन जो होता है, वो उत्तर प्रदेश में इलीगल है, मध्य प्रदेश में इलीगल है, सभी स्टेट में नहीं है। बिहार में आप बताइए मुझे है कि नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, क्लियर है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपको जानना पड़ेगा ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इंडोलॉजी रखूंगा, मैं पहले समझूंगा भारत कैसा है कैसा है। 1861-62 में एक बना दिया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे, जानो भारत को क्या है। अब अलेक्जेंडर कनिंगम भाई साहब क्या कर रहे हैं, रेल की पटरियां बिछा रहे हैं। उस समय याद है आपको, डलहौजी आ गए थे, रेल की पटरियां बिछाई जा रही हैं। पता तुमको यार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनाया है और तुमको नीचे से ईंटा निकल रहा है। अरे तुम पागल इंसान, तुम्हारे दिमाग में एक बार ये आइडिया नहीं आया कि पता कर लें कि ईंटा किसका है। नहीं समझे बात को। रेल की पटरियां बिछ रही हैं तो खुदाई हुई तो ईंटे मिले। और ये इतने बड़े पागल आदमी कि इनके बस की एक बात नहीं था कि कम से कम देख लें कि ईंटे ईंटे किसके हैं ईंटे। इन्होंने क्या किया, सारे ईंटे निकलवा के रेल के पटरियों बिछा दिया। इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को एक सील भी मिला जिसमें 6 लेटर था और बुल था। ऐसे लिया, ऐसे उड़ा के फेंके। ऐसे देखिए सर, ऐसे तेरा ऑनलाइन में दिखा, ऐसे अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये हेड थे। बात समझे मैम। उसके बाद जो है जॉन मार्शल, बर्जिस, बहुत सारे, सैमुअल, उसी समय के हैं ये सारे। ये जो आपके नाम दिख रहे हैं ये सारे उसके बाद के हैं ये सारे। मार्शल का रोल आया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मार्शल ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। वो भी कंट्रीब्यूशन तब हुआ जब लॉर्ड कर्जन ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया 1902 में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक सेपरेट बनेगा। कितना गरियाते हो तुम ना कर्जन को। बंगाल डिवीजन किया, बंग भंग योजना, ये वो, उसके वजह से तुम्हारा इतिहास है भाई। इसीलिए एक बार यूपीएससी ने मेन से पूछ दिया कि लॉर्ड कर्जन इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया। लोगों ने इतना गरिया क्या सवाल पूछा यूपीएससी। बात समझेगी नहीं। अगर लॉर्ड कर्जन ने वो डिपार्टमेंट नहीं बनाया होता, जॉन मार्शल ने खोजा नहीं होता ना, तो आज भी आप ये समझ रहे हो कि वैदिक संस्कृति हमारी सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। बात समझे। उसी के बाद ये राखल दास बनर्जी, समझा, आर डी बनर्जी और ये दयाराम साहनी, ये उन्हीं के टीम में थे, जॉन मार्शल की टीम में। उसी समय की ये सारे लोग हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन किए हैं। बात समझा कि नहीं। यूपीएससी इसलिए आपको बताता है, इस टाइप के क्वेश्चंस देता है कि आप अपने रूट को जानिए। देता भी है आपको। अगर आप सवाल पढ़ के डर गए, बाहर निकल गए ना, तो समझ लीजिए आप मूर्ख हैं, मूर्खाधिराज हैं। सवाल में आपका अगला सवाल छिपा रहता है, बस आपको जानना है, ये आप नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये आप क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास। हम लोग पास बहुत समय है। हम लोग जानते हैं, हम लोग यही काम करते रहते हैं बैठ के, यार ये क्यों पूछा यार ये। फिर वो पूरी इतिहास को खगालते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा ये इस थ्रेड में आया हुआ है। पहले समझिए कि अगला वाला सवाल क्यों पूछ रहा है। नहीं समझे बात को। अगले वाली की मेंटेलिटी नहीं जानिएगा ना, तो आप 2 इंच आगे नहीं रहेंगे। अगला वाला सवाल क्या रहेगा मालूम है, कि कब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बना, कब डिपार्टमेंट बना। नहीं समझे। अगले वाले का सवाल ये रहेगा। नहीं समझा। आपको पहले जानना होगा। अगर आपको बीट करना है ना,
तो उसकी प्लानिंग को आपको पहले ही पहचानना होगा। नहीं समझा जी? दूसरा सवाल देखो क्या है, ये तो बहुत ही फालतू सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन, ये तो मैंने ही अपने क्लास में एक बार बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक कमेंटिंग। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, इसमें माधव स्वरूप वत्स है, एच डी संकालिया है, वीएस वकांकर है, वीएन मिश्रा है। ठीक है, पहले बात को समझिए। भीमबेटका में जो केव्स है, इसमें जो पेंटिंग है वो अपर पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक की पेंटिंग है। पेंटिंग के बारे में याद करिए, मैंने जब पेलियोलिथिक एज पढ़ाया था तो कैसी पेंटिंग बताया था? स्टिक लाइक पेंटिंग, याद है? ऐसा वाला पेंटिंग होता है, ऐसी पेंटिंग होती है, हैंड लिंक पेंटिंग वगैरह पाया जाता है। भीमबेटका केव्स जो है ये भोपाल में है, भोपाल के पास एक जगह है यूएमपी में, वहां पर आप कभी जाइए तो वहां पर क्या है ना कि ये स्टोन एज की बात है, तो स्टोन एज में पहले घर तो होते नहीं थे, नियोलिथिक एज में घर बनना शुरू हुआ। पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में तो क्या होता था, ज्यादा ज्यादा गुफा हुआ करता, लोग रहते थे उसके अंदर। अब जब आप गुफे में रहेंगे तो कुछ तो करेंगे कि बैठ के बस देखेंगे एक दूसरे को, टाइम पास करने के लिए क्या करेंगे ये, तो उसमें क्या करते हैं, चित्रकारी करने लग जाते हैं। अब उस समय पिकासो की तो पेंटिंग होगी नहीं, तुम्हारा ऐसा मोनालिसा पेंटिंग बना दिया आपने और देख के लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हैं। आदमी कैसे पेंटिंग बनाएगा, ऐसे पेंटिंग बनाएगा, है ना? तो यूपीपीसीएस ने सोचा कि भाई कुछ सोचते हैं, कोई बहुत टफ सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, पर ये बेचारे बना नहीं पाए। एक्चुअली इन्होंने पूछ लिया कि कौन सा ऐसा भारतीय है जिसने भीमबेटका पेंटिंग में पहली बार चित्रकला को देखा और कहा कि ये पेलियोलिथिक पेंटिंग है। इसका उत्तर होगा वीएस वकांकर। ये जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं और इनके बारे में आपको जो है एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ना है, वीएस वकांकर के बारे में, पुराने वाले आदमी के बारे में पढ़ना। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, तो ये तो फैक्चुअल सवाल हो गया, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन पेंटिंग में ज्यादातर पेंटिंग किसका हुआ करता था? चित्रकला देखे हैं आप? ऐसा कभी इनकी चित्रकला देखे आपने? ये जो पेंट था, ये पेंटिंग जो है, इसकी चित्रकला देखा आपने? स्टोन एज का है भीमबेटका, कैसा ज्यादातर प्रीडोमिनेंट सीन क्या होता था? हंटिंग का होता था या हैंडलिंग डांस हुआ करता था। इसकी पेंटिंग आमतौर पे इंसान पेंटिंग किसका बनाता है? आपके भगवान इंसान क्यों दिखते हैं? आपके भगवान चाहे वो गणेश जी हो, गणेश जी भी गज हैं लेकिन आपने उसको इंसान बना दिया। महादेव है, सीता मैया है, दुर्गा मैया, ये इंसान क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि आप अपने आसपास इंसान देख रहे हो। आप सुप्रीम बीइंग में भी इंसान को सोच पा रहे हो ना कि सुप्रीम बीइंग भी इंसान ही होगा, है ना? आपकी इमेजिनेशन उससे ऊपर है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 के 4 हाथ कर दे रहे हो आप। नहीं समझे? अरे भाई बड़ा आदमी है कोई, तो इसको 2 नहीं 4 हाथ होंगे, 10 सर होंगे, 5-7 सर होंगे, 3-4 पैर होंगे, यही ज्यादा सोच पा रहे हो तुम, मुझसे ज्यादा कुछ ना सोच पाओगे। है कभी किसी कुत्ते में भगवान देखा है? भगवान कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, चूहे का हो। चूहे को तुमने वाहन बना दिया लेकिन भगवान नहीं बनाया। अभी इमेजिन किया आपने क्या मैं बोल रहा हूं? समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। नहीं समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों नहीं है सर? वरहा अवतार, सूकर अवतार वो अलग चीज है सर, बोर है सर वो। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आप जो है ना किसी इंफीरियर बीइंग को भगवान क्यों नहीं मान पा रहे हो? देखे ही नहीं, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो आप। इंसान वही बनाता है जो देखता है। नहीं समझ रहे हो बात को? है नहीं समझ पा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या सुप्रीम दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर एड ऑन कर दोगे? समझ रहे हो? क्या प्रूफ के साथ बता सकते हो कि भगवान शिव जी ऐसे ही होंगे? नहीं सर, ये आपका इमेजिनेशन है, ये आपका इमेजिनेशन है सर। आप भगवान शिव जी को उसी इमेजिन फॉर्म में देख पा रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंसान के ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपने आसपास की चीजों पे ही इमेजिन कर सकता है। तो जब ये अभी तो तुम इतने इवॉल्व हो गए हो, तुम्हारी फिलॉसफी इतनी ज्यादा ग्रेट हो गई है कि अभी इतना करने के बाद भी आप उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये तो फिर भी स्टोन एज के लोग हैं, इनके सामने तो जैसा दिखेगा वैसे ही छाप देंगे। नहीं सर, तो इनकी जो पेंटिंग होगी वो वही होगी जो ये कर रहे होंगे। नहीं समझे भाई, मैं हिंदू हूं, किसी का रिलीजियस फीलिंग तो नहीं हर्ट हो रहा है। नहीं यार, मैं तुम्हें सोचने के लिए कह रहा हूं बस। मैं कोई रिलीजियस फीलिंग हर्ट मत होना, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो मैं कह नहीं रहा हूं, आप आस्तिक रहिए, नास्तिक कुछ उससे मतलब नहीं है। किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं, बस समझाने का तरीका बता रहा हूं बस। मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप मेरी बात को समझिए। जब हम इतने इवॉल्व बीइंग हैं, हम इतने सोशलाइज्ड हो चुके हैं सांस्कृतिक तौर पे, स्पिरिचुअल तौर, आध्यात्मिक तौर पर, तब हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये लोग कहां से ऊपर उठ पाएंगे? तो ये अपने आसपास वही चीजों को देखेंगे। तो अगर मैं इनकी पेंटिंग में हंटिंग देख रहा हूं, ज्यादातर पेंटिंग में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी सोसाइटी हंटर सोसाइटी होगी? गलत बोल रहा हूं? तो ज्यादातर पेंटिंग में जानवर दिखाई देंगे इनमें। बात समझा कि नहीं? तो तुमसे यूपीएससी अगली बार ये पूछ सकता है कि क्या कारण है कि ज्यादातर पेंटिंग में आपको एनिमल दिखाई देते हैं। तो आप बोलेंगे ज्यादातर वो लोग हंटिंग करते थे, या हो सकता है कि उनके कुल उस जानवर से रिलेटेड हो, या हो सकता है कि कोई जादुई शक्ति उस जानवर से वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो इसका शिकार करना है, ये खाने का मेन तथ्य है, इसको खाना है, अगले वाले को पढ़ाना भी है कि भैया यही मार के आना, दूसरा ना मार के आना। ये भी एक हो सकता है एजुकेशन पर्पस। ये यूपीएससी यहां खेलेगा आपके साथ। ये मैं अपने से मन से नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी में है ये आपका क्वेश्चन। क्योंकि वो ज्यादातर स्टोन एज के पेंटिंग में जानवर नजर आते हैं। उसका ऑप्शन 3-4 है, चारों सही है। बात समझे कि नहीं? ये ललकार का यही मेन पर्पस है। ये पर्पस नहीं है कि ये सवाल क्या बताया गया आपको। नहीं बुझे? ये तो तुम भी पढ़ के आगे हो गए यार। मेन पर्पस क्या है? ये जो क्वेश्चन दे जा रहा है, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? और एक टॉपिक खत्म कर लेना। अभी देखो, पेंटिंग को लेकर एक टॉपिक खत्म हुआ। किसने पेंटिंग करा, क्या पेंटिंग है, उस पेंटिंग का थीम क्या है, और कैसे क्या है। बात समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भाई बताइए। माधव स्वरूप वस्त्र, एचडी संकालिया और बीएन मिश्रा, ये सब विम्बेटका पे काम किए हुए हैं। सब विम्बेटका पे, और सभी लोग जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। लेकिन वकांकर ने पहली बार ये बात बताया था। सब विम्बेटका पे काम किए हुए हैं, सब लखद्वार केव पे काम किए हुए हैं। बट वॉज फर्स्ट पर्सन जो था वो वीएस वकांकर थे जिन्होंने ये काम किया था। घोष भी काम किए हुए हैं इस पर, बहुत सारे जो है एंड्रोलॉजिस्ट जो है वो काम किए हुए हैं। अगला सवाल देखिएगा सर, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब आप यू विल बी एबल टू आंसर इट। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, इसीलिए इनको पहले बार बोल दिया गया। देखिए अगला वर्ष सवाल आप आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले यही थे जिन्होंने इंडस वैली सील को ऐसे फेंका। हाँ अरे सर, बस गुटका ही बाकी रह गया था। देख रहे हो, अब इसको इनको बताया जा रहा है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है ये। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, एक काम करिए, आप पढ़ के आइए कल। क्या पता मैं बाइज्ड हूं अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रति, क्या मैं उनकी कंट्रीब्यूशन को कम दिखा रहा हूं? आप एक बार देख लीजिएगा जाके, कैसे ऐसे मारा था उन्होंने। अरे ये इन्हीं के ऑर्डर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ईटा था वो लगा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका। देखिए अशोक जो थे वो मौर्य वंश के राजा थे। पहले बात को सुनते जाइएगा, देखिए कहां से मैं कहां पहुंच जाऊंगा। मौर्य वंश के पहले राजा कौन थे? सर 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 सर, वेयर आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग? बुल्लर। सर प्रिंसेप है इसका उत्तर। वो सोच रहे हैं आप कि कुछ और सोच रहे हैं? मैक्स मुलर के बारे में सोच रहे हैं, विलियम जॉन्स के बारे में सोच रहे हैं? आपको पता है? चलिए आप मेरे को बताइए कि इन चारों में से किसने अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना, मैंने कहा कि चलो दे देते हैं, तुमको भी थोड़ा मजा आना चाहिए। हाँ बुलर थे। अच्छा अभी थोड़ा सा बात करते ना, बहुत मजा आने वाला, तुम लोग को पता नहीं है, मैं बहुत कुछ बता दूंगा आपको, कोई बहुत सारे फैक्ट। नहीं सर, विलियम जॉन्स थे। ठीक है, ये पूछा जाता है ना। ये चारों के चारों इंडोलॉजिस्ट हैं। मैक्स मूलर को इतना नहीं मानता क्योंकि ये थोड़े बाइज्ड हैं, मतलब वो वैसे वाले लोग हैं जो थोड़ा सा इंग्लिश सुप्रीमेसी को मानते हैं, है ना। मैक्स मूलर वैसे वाले थोड़े किस्म के हैं। मैक्स मूलर के हिसाब से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो आए वो मेसोपोटामिया से आए होंगे, यहाँ के अपनी सिविलाइजेशन नहीं हो सकता। मतलब वो वाले लोग हैं ना, अंग्रेज वाले, हम अंग्रेज हैं, हम व्हाइट मैंस सुप्रीमेसी है हमारा, ऐसा है वैसा वाला, समझ रहे हो बात होगी। इसीलिए कई बार जो है इतिहास के लोग जब गरियाते हैं एक दूसरे को, कहते हैं तुम मैक्स मूलर और मैकॉले की संतान हो, जो ये लोग थोड़ा बोलते रहते हैं। चलिए बात करते हैं, चलिए फाइन। सवाल मैं क्या था यार बोल, हाँ अशोक जो थे ना वो मौर्य वंश के तीसरे बड़े राजा थे। ठीक है, पहले बिंबिसार, सॉरी पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार तो हरियंक हो गए, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक आते हैं। ठीक है, अशोक क्या करते थे, अशोक ने जो कलिंगा वॉर किया था उसके बाद ऐसा माना जाता है हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कितना हृदय परिवर्तन हुआ था और कितना हुआ था, क्या हृदय परिवर्तन। ठीक है, अब कहा जाता तो मान लिया हृदय परिवर्तन है, तो हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद हुआ कि उन्होंने धम्मा की पॉलिसी अडॉप्ट किया मैम, बड़े की इज्जत करिए, जिए दूसरे धर्म की इज्जत करिए, जानवरों को ना मारिए, है ना, माता पिता की सेवा करिए, फलाना डिमा का धम्मा के अंदर था, है ना। राजा का एक पिता की तरह है जो अपने संतानों पर ध्यान रखेगा, ये सारी बातें। तो अब ये क्या करते थे कि इन्होंने एक पॉलिसी थी इनकी, भेरी घोष, मतलब होता था कि लड़ाई पीट कर खत्म कर देने वाला। इससे अपनी पॉलिसी को इन्होंने बदल के किसमें बदल दिया था, धम्म घोष में कर दिया था। धम्म घोष का मतलब होता है कल्चरली कॉन्क्वेस्ट करना, मतलब सांस्कृतिक तौर पे दूसरे का दिल जीत लेना या जीत लेना। बात समझा कि नहीं? तो जब ये कल्चरली तौर पे दूसरे राजाओं का दिल जीतना चाह रहे थे धम्म घोष के तहत, तो ये अपनी धम्मा की पॉलिसी को दूसरे तक फैलाएंगे ना, तो कैसे फैलाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई अपनी धम्म की पॉलिसी है, तो आप इसको कैसे फैलाएंगे? आप अपने अपने पिलर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स में अपनी बातें लिखेंगे। तो पहले के टाइम में तो पोस्टर नहीं होता था, तो ये लोग क्या करते ना, पत्थर पे लिखवा दिया करते थे। इसको बोलते थे रॉक एडिक्ट या पिलर्स। बात समझी कि नहीं? कई सारे पिलर्स हैं इनके। ठीक है, तो जनरली इन पिलर्स में ब्रह्मी में लिखा जाता है, खरोष्ठी में लिखा जाता है, अरमाइक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ग्रीक स्क्रिप्ट में, 4 स्क्रिप्ट है इनके टोटल, इनमें अशोका ने लिखवाया है। अब ब्रह्मी में लिखवाया, खरोष्ठी में लिखवाया, इसको पढ़ेंगे, पढ़ा होगा ना पहला कोई आदमी। एक तो अशोका लिखवाया तो अशोका पढ़ सकते हैं, हम लोग तो अशोका के संतान नहीं है ना, उसके दूर दूर तक उसके डिसेंडेंट है। तो इस समय में उस स्क्रिप्ट को किसने पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। समझ में आ गया? सबसे पहले इस बात को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अशोका के जितने भी स्क्रिप्ट हैं, ध्यान सुनिए सर, अशोका के जितने भी स्क्रिप्ट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट आप जो जितने भी आपके स्क्रिप्ट हैं उसमें सब में अशोका ने अपना नाम लिखा है प्रियदर्शी, देवम प्रियम, प्रियदर्शी। समझ में आ गया? ज्यादातर जगहों पर उन्होंने देवम प्रियम प्रियदर्शी लिखा है, लेकिन ऐसे मात्र 4 हैं, मात्र कहने का मतलब ओनली, केवल केवल ऐसे 4 जगह हैं जिसमें अशोका ने अपना नाम अशोका लिखा है। ये बात भी जेम्स प्रिंसेप ने बताया। वो कौन है? एक मस्की, दूसरा देवगिरी, तीसरा गुजरात जो एमपी में है, और चौथा, पहला क्या था मैंने क्या बताया? मस्की। पहला क्या था? मस्की। दूसरा देवगिरी, देवगिरी। और क्या था तीसरा? सही बोल रहे, सही बोलो, नित्तूर। सही तो बोल रहा है, आंध्र प्रदेश में है ये। और चौथा कहां बोला है जी? गुजरात, एमपी में है। याद रखिएगा कि मात्र 4 जगह ऐसे हैं जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस में अशोका का नाम अशोका बोला गया है। अब यहां पे मैंने तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट बात बताया। पहला बात क्या बताया कि 4 स्क्रिप्ट में अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है। कौन कौन से 4 हैं? 4 लिपियों में लिखा गया है। पहला ब्रह्मी, जो कि बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोस्ती, जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता है। अरमाइक, और चौथा ग्रीक, यूनानी भाषा में। ये 4 स्क्रिप्ट में लिखा गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ज्यादातर जगहों पर इनका नाम देवम प्रियम प्रियदर्शी है। केवल 4 जगह ऐसा है जिसमें इनका नाम क्या लिखा गया है? अशोका रखा गया है। ये याद रखना। अब पढ़ा इसको किसने है? जेम्स प्रिंसेप ने, याद रखना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। समझ में आ गया? एक टॉपिक खत्म। बिल्कुल सही बोला तुमने, विलियम जॉन्स ही ने सेंडोकट्टस बोला है। अच्छा, विलियम जॉन्स का और क्या कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था तुमको? एक अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। एक और किताब को इन्होंने किया है, भागवत गीता। भागवत गीता को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? भागवत गीता को लिखा किसने? वेद व्यास का है बाबू, ऐसा मत बोलो किसी ने नहीं लिखा। हाँ, तो वेद व्यास का ही है वो। भागवत गीता लिखा गया, ठीक है, भागवत गीता लिया गया है, वो वेद व्यास की रचना है ना, याद रखना ये चीज। अच्छा, वेद व्यास ने खुद लिखा है, किसी से लिखवाया है? माइथोलॉजी के हिसाब से गणेश जी ने, वेद व्यास ने वर्क डिक्टेट किया। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू द इंस्क्रिप्शन इन अशोका। देखो एमपीपी का सवाल, क्या सवाल होगा इसका भाई? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शी। क्या सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा है। अच्छा, और क्या नाम था? देवम प्रियम प्रियदर्शी। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो भाई इसका टाइम बच गया, अपना आगे बढ़ो। अब देखते हैं यूपी पीसीएस क्या पूछता है। आगे भाग गया क्या जी? इसे कितना आगे कैसे चला गया जी? गर्म हो जा रहा है क्या है? ये कल भी क्लास में हो रहा था क्या? हाँ, इसमें फाइन फाइन फाइन, चलो फाइन। अपन किस में थे?
6 में थे, 5 हो गया, छठवां। थोड़ा जल्दी करें क्या? नहीं नहीं, आराम से करेंगे। अच्छा अभी सवाल क्या है यार, फिर यार इसमें आ गया। नहीं नहीं, इसके नीचे जो आ रहा है फिर ठीक ठीक, चलो। अच्छा ये सवाल क्या है अपना? Which of the following inscriptions mentioned the name of both Chandragupta and Ashoka, I guess? नहीं 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 नहीं, सवाल वो नहीं था। सवाल ये था, सवाल क्या था मैं तुम्हें बता देता हूं। देख लो, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में, देखो इधर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? Which of the following inscriptions mentioned the name of both चंद्रगुप्त and अशोका? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा इसका उत्तर तुमको मैं बता देता हूं, मैं पहले इसके बाद आगे बात करेंगे। ये है रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट, ये आंसर है इसका। अभी जरा बात करते हैं रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में, और क्या कारण रहा होगा कि इन्होंने अशोक का नाम दिया होगा, ये जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि रुद्रदामन जो था वो कौन था? गुजरात का राजा, गुजरात का सत्रप में से एक था, ठीक है। और ये किस में आ रहा था? इंडो ग्रीक में है, साका में है, पहलवाज में है, या शाक में है, ठीक है, साकास में है। ओके, शाक का एक राजा हुआ करता रुद्रदामन। अच्छा रुद्रदामन किधर में था? गुजरात में था। गुजरात है सूखा क्षेत्र, समझे बात होगी नहीं? तो वहां पर पहले मौर्य के जो हुआ करते थे, अशोक जो हुआ करते थे, अशोक ने अपने एक आदमी को भेज के, उस गुप्त नाम था उसका, कुमार गुप्त भी कई बार किताब में लिखते हैं, उसको एक आदमी को भेजा कि भाई एक काम करो, वहां जाकर क्या करो, एक लेक बना दो, वहां सूखा बहुत पड़ता है, समझ में आ गया? तो एक लेक बनाएगा, उस लेक का नाम रखा गया सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक जब वहां बन गया तो उससे उस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी में मदद मिली, बात समझी? लेकिन समय के साथ जब राजाओं ने ध्यान नहीं दिया तो उसके वजह से वो सूख गया। तो ये जो रुद्रदामन थे, उन्होंने जब बंगाल, जब गुजरात के रीजन को जीता, तो गुजरात में वेस्टर्न क्षत्रप का एक किंगडम था, तो देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि गुजरात एक ट्रेडिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ता है बहुत। तो एक लेक देखा, देखा बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो इसने क्या कर दिया, उस लेक को रिनोवेट करवा के आराम से उसको मस्त बना दिया, पानी वानी एकदम मस्त। और वहीं पर क्या किया, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है लिख दिया कि मैंने इसको रिनोवेट करवाया, इसको मौर्य के एक राजा ने करवाया था। एक राजा, मौर्य वंश में सबसे पहले राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे अशोका, उनके पोते अशोका हुआ करते थे, उसके एक राजा ने मिलकर जो है ये बनवाया था, बात समझे? तो इस तरीके से मिलता है। अब सवाल तुमसे पूछा जाएगा, एक तो ये कि दोनों का नाम कहां मिलता है और ये किस भाषा में है। ये चेस संस्कृत में, अगर याद हो तुमको, तो मैंने तुमको पहले बताया था कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में है? चेस संस्कृत में, यानी कि सबसे पुराने प्राचीन संस्कृत में है ये, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किस लैंग्वेज में है, तो क्या आंसर होगा इसका? संस्कृत में होगा, समझे बात हो कि नहीं? और ये किसके बारे में बताता है? सुदर्शन लेक के रिनोवेशन के बारे में बताता है। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। किसने बनवाया था? तो वही मौर्य के एक राजा ने बनवाया था। तो ये बात इतनी इतनी काफी है आपको जानने के लिए, ठीक है। यही है ना, यही हो गया ना? ऐसा क्यों फिर पीछे चला गया यार? हाँ ठीक। अब सवाल है कि हु आइडेंटिफाइड चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम सेंडोकोट्टस। अब आपसे पूछ दिया गया तो किसी ने बोल दिया मुंह से। सेंडोकोट्टस जो है, किसने आइडेंटिफाई कर दिया था? याद है तुमको? बोलते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्टस भी बोला जाता है। अच्छा क्यों बोलते हैं सेंडोकोट्टस? किसी को हराया था इसने? सेल्यूकस को हराया था उसने। तो चंद्रगुप्त कैसे, क्या कहानी थी, थोड़ा बताओ यार, मुझे समझ में आना चाहिए, तो बढ़ाया हुआ टॉपिक है यार।
सेल्यूकस को हराया गया था, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी भी किया था, और बदले में हाथी भी इसने दिया था, हाथी भी दिया था, और एक कोर्ट का उनका एक विजिटर था जो कि इंडिया में आया भी था कि देखो पता करो भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है जो हमको हरा दिया है। तो मेगास्थनीज इंडिया में आया और उसने मौर्य वंश के बारे में बताया, उसको उन्होंने इंडिका में लिखा, जिसका बहुत कम अभिलेख अभी मिलता है। बात समझा कि नहीं? इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर मौर्यन हिस्ट्री। नहीं समझा? बात समझ गए जी? मेगास्थनीज के इंडिका है। अच्छा ये बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के का जो ये जो मौर्यन डायनेस्टी का जो आर्ट एंड कल्चर हुआ होता है उसको कितने भाग में बांटते हैं? तुम लोग पढ़ता है सब गोल कपोट कर देता है क्या जी? मौर्यन डायनेस्टी का जो आर्ट एंड कल्चर है, मौर्यन डायनेस्टी में जो आर्ट्स है, कला, इसको हम कला कहते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। तब भूल जाओ क्या होता है, हैं? कोर्ट आर्ट, फोक आर्ट। कोर्ट आर्ट के अंदर क्या क्या आता है? पैलेस, जिसको क्या बोलते हैं, महल। हुआ है नहीं हुआ है क्या? ये मॉर्निंग वाले बैच में हुआ था क्या? फाइन। दूसरा क्या था जी? पिलर्स। तीसरा क्या है जी? रॉक कट केव्स। स्तूप है, इसको राजप्रसाद भी हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते थे? राजकला। इसको क्या बोलते थे? लोक कला। क्या मतलब हुआ दोनों में, क्या अंतर हुआ? ये वो काट जो राजा बनाता था, इसको क्या बोलते थे? पिलर को स्तंभ। रॉक कट केव्स क्या मतलब था? गुहा। हाँ, पत्थर से कटे हुए गुहा, गुफा जिसको बोलते हैं हम लोग। और स्तूपा क्या होता था? स्तूप को स्तूप बोलते थे। फोक आर्ट में क्या होता था? फोक आर्ट में क्या होता था? क्या था उसमें? मूर्ति, स्कल्पचर जिसको बोलते हैं आप। समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए कि जो पैलेस था राजप्रसाद, इसकी तारीफ में बाहर के लोगों ने, मौर्यन राजप्रसाद जो है, जो यहां पर है पटना में, कहां पे? कुमराहार में। इसकी तारीफ में लोगों ने क्या क्या कहा है? किसने बोला है? देवों द्वारा निर्मित, फाहियान ने कहा है। एरियन ने कहा है कि देवों द्वारा निर्मित है ये। फाहियान ने कहा है पृथ्वी में ऐसा कहीं हमने देखा ही नहीं है। पाणिनि के महाभाष्य में इसकी तारीफ की गई है। क्या था इसके आर्ट में? मेगास्थनीज ने तारीफ करी है कि हमने इससे पहले कभी देखा नहीं था। क्या था इसका? ये ऐसे करके किला हुआ करता था। किला का जो निचला भाग होता था और जो ऊपरी भाग था, वो दोनों लकड़ी के बने हुए थे, और यही कारण है कि आज हमें दिखाई नहीं, सड़ गया है वो। उसके किनारे में एक सभा भवन हुआ करता था, इसको क्या बोलते थे? सभा भवन। इसमें 80 पिलर हुआ करता था, याद है? और साइड साइड में एक गड्ढा बनाया जाता था। इसमें अंदर में गहराई 60 फीट की होती थी और चौड़ाई 600 फीट का होता था। है बाबू? क्लियर है? और द्वार 64 हुआ करते थे। है बच्चा? देवों द्वारा निर्मित, स्वर्ग से ज्यादा सुंदर ऐसा कभी देखा ही नहीं। कुमराहार आज दिखाई भी नहीं देता है।
ये चूंकि दिखाई नहीं देता था, ये सड़ गल गया लकड़ी का, इसीलिए इन्होंने कहा कि अब हम लकड़ी पर कभी नहीं बनाएंगे। इसी कारण इसके बाद की स्थापत्य कला सभी पत्थरों पर ही है। नहीं समझे बात? नहीं समझे? उस समय तो बहुत अच्छा था, बाद में जो सड़ गल गया उसके बाद कहा कि नहीं यार ये चलता नहीं है। अच्छा था तभी तो बोला कि स्वर्ग द्वारा निर्मित, और ये वो गजब की तारीफ की गई है भाई। लोग देखे ही नहीं, इतना सुंदर आर्ट था। बात समझा कि नहीं? क्लियर है ये? तो सैंडो कट्टस किसने बोला? विलियम जोन्स ने कहा। इसका आंसर क्या होगा? कहां पे? कोचीन में है वो, लेकिन सोलर का है। नहीं तो वो सब तो ठीक है, वो सब तो आजकल क्रिएटिविटी है, ऐसा कर दिया कि आपका वो भी नहीं सड़ेगा, है ना। अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं। शिप भी बनेगा, शिप। अच्छा, शिप बनेगा, कैसा बनेगा? लकड़ी का? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। अगर ऐसा होगा तो मुझे मालूम चल जाएगा, मैं मरीन इंजीनियर हूँ, मर्चेंट नेवी में रहा हूँ मैं, तो मेरे को तो पता चल जाना चाहिए, है ना। वैसे यार खतरे का खाली हो जाएगा यार, बहुत कठिन है जीना उसमें। स्टील का तो फट जाता है, टूट जाता है, डैमेज हो जाता है। लकड़ी का तो नहीं टिक पाएगा, मुश्किल है। आजकल डबल हल हो गया है। जब शिप हम लोग जाते थे, मेरा तो मर्चेंट नेवी रहा है तो मेरे को तो काफी पता है उसके बारे में। तो वो अब एक हल के बाद एक हल रहता है स्टील में। नहीं समझे बात को? जो किनारा होता है तो एक हल के बाद एक हल होता है, तो एक टूट जाएगा दूसरा प्रोटेक्ट करेगा। तो स्टील नहीं टिक पा रहा है तो उस पर तो बहुत ही मुश्किल है। खैर देखते हैं। अच्छा सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस? अच्छा सवाल, अच्छा सुंदर सवाल है। अब मैंने क्या किया है कि मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने सारे रॉक एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है वो कंपाइल कर दिया आपके सामने, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक मिनट, इसके बाद आए सवाल थोड़ा सा मैं वो दिखा देता हूं, उसके बाद विल बी डिस्कसिंग। यार पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो, वरना क्या पढ़ाई यार, है ना बच्चा। ऐसा पढ़ो कि मतलब सवाल गलत ना हो, आगे पीछे सब हो जाए सही। क्यों? है मैम? है जी सर? गलत बोल रहा हूं? हम गलत बोलते हैं, तुम लोग बोलते हैं सर गलत पढ़ा रहे हैं। हैं? ठीक बच्चा, चलो। कचर पचर कर रहा है। हाँ देखो, जेम्स प्रिंसेप ने ये पढ़ा है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है इसके बारे में। अब देखो आ गया, देखो 7 पिलर एडिक्ट हैं। इधर देख रहे हैं बच्चा? इधर देखो बच्चे लोग, 7 पिलर एडिक्ट हैं, देखो समझ में आ गया? दो अभी ज्यादातर जो बने हुए हैं वो सैंडस्टोन के, क्वार्जाइट के बने हुए हैं, ठीक। पिलर एडिक्ट के बारे में। अच्छा कहां कहां पाया गया है ये? कांधार, खैबर पुख्तनवा, ये कहां है? ये खैबर पुख्तनवा कहां पड़ता है? खैबर पुख्तनवा पाकिस्तान का मैप देखा है? किधर पड़ता है पाकिस्तान में? साउथ में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है? बक बकलो, पाकिस्तान का मैप भी नहीं जानता है रे, खाली नफरत करते हो, लेकिन मैप नहीं जानता है रे पाकिस्तान का। देखो ऐसा कुछ पाकिस्तान का मैप है, ऐसा देखे होगे तुम। अच्छा, ये एरिया जो है पाकिस्तान का, ये है बलूचिस्तान, बलोच। ये मकरान कोस्ट का पार्ट है, मकरान। ये पार्ट पड़ जाता है सिंध, है ना। इसी से सटा हुआ भाग आता है गुजरात का,
ऐसे करके आता है सर। ये मकरान का पार्ट आ जाता है, इसके बाद ईरान शुरू हो जाता है, यहीं पर तुम्हारा ग्वादर है ना। इसके बाद आप आते हो तो उसके बाद आता है फाटा, ये जो एरिया, ये पंजाब हो गया। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा खैबर पुख्तनवा, समझो बात हो कि नहीं, ये पूरा पार्ट। और इधर गिलगित बाल्टिस्तान जो कि हमारा है, उनका नहीं है। ऐसा पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। यहां पर तुमको हिंदू कुछ की पहाड़ियां नजर आता होगा, कुछ याद आ रहा है? कभी देखा ही नहीं तो कहां से याद आएगा। सुलेमान तीर्थन रेंजेस है ना, हिंदू कुछ की पहाड़ियां वही है ना। सुलेमान रेंजेस आता है, फिर तीर्थन आता है, तीर्थन रेंजेस। तो ये चीज है तुम्हारा। तो खैबर पुख्तनवा ये बेल्ट हो गया, समझे, वहां पर ही पाया गया। तुम बोलोगे सर पाकिस्तान में क्या कर, अरे भाई साहब तुम्हारे लिए अभी पाकिस्तान है, अशोक के लिए तो पूरा भारत था यार, समझ रहे हो बात। हाँ, क्या चाहते हो तुम, तो अपना कश्मीर देना चाहते हो क्या, बढ़ाना चाहते हो उसका एरिया, रहने दो यार थोड़ा सा। हाँ, अभी कर तो दिया उसका अलग यार, अभी क्या किस किस को अलग करना है, रहने दो यार, वो भी खुशी से मंदिर रहो यार, भाई है मेरा, छोटा भाई है ये अपना, छोटा भाई है यार, नहीं यार रहने दो। ये दिल्ली हो गया, वैशाली हो गया, चंपारण है, सारनाथ ही तो इनका बेल्ट ही है ना, चंपारण वाला बेल्ट, इलाहाबाद, इन सब जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। जानवर वानवर हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अच्छा देखो अभी एडिक्ट में क्या क्या है देख लो, इधर 7 जो एडिक्ट है उसमें क्या क्या है। पिलर एडिक्ट 1 में क्या दिखता है, अशोका प्रिंसिपल टू प्रोटेक्टिंग हिज पीपल, अपने लोगों को बचाना। फिर एडिक्ट में 2 में दिखता है धम्म। एडिक्ट 3 में दिखता है ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि क्रूएल हो, क्रूर हो, या सिन हो, हर मतलब हार्शनेस में भरा हुआ हो, ये सब बताया गया है। चौथा में बताया गया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑफिसर्स की, राजुकास की, जो सिविल सर्वेंट थे। 5वां बताया गया है कि लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसके बारे में बताया गया है, उनको मारना नहीं है, समझ में आ रहा है, उनको कभी मत मारिए, उनको दुखी मत करिए। 6वां में बताया गया धम्म की क्या पॉलिसी है। 7वां बताया गया अशोका वर्क टू द फुलफिलमेंट ऑफ धर्मा, टॉलरेंस टू अदर रिलीजन। ये क्या है, पिलर वाले हैं, वो लंबे स्तंभ वाले जो होते हैं वो सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा बड़ा सा स्टोन का भी था, समझे बात होगी नहीं, तो वो सिर्फ बीच में दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट। तो मैंने ये सारा डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें तुम थोड़ा सा आगे आओ तो तुमको यहां पर देखो क्या दिखाई देगा, इधर देखो 13, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 13। अच्छा आपसे को ये सारे याद करने हैं, हाँ बहुत बार नहीं तो अभी याद करना, मैं कल पूछूंगा बैठ के इस पे 11वें में क्या है जी, सच में। 13वां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने कलिंगा वॉर के बारे में बताया है, देख लो, मेंशंस विक्ट्री ओवर कलिंगा, पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग 13 रॉक एडिक्ट को इसी के लिए जानते हैं, लेकिन 13 रॉक एडिक्ट में इसके अलावा भी कुछ चीजें मेंशन है। इसके इसके अलावा इन्होंने धम्मा के लिए जो विक्ट्री ओवर ग्रीक्स किंग्स, यानी 5 ग्रीक्स किंग्स पर कैसे ये जीते थे उसके बारे में भी मेंशन है, जो कि बाद में यूपीएससी और एमपीपीसीएस दोनों में पूछा गया। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर, कि अशोक ने कैसे ग्रीक किंग्स में जीता। वो 5 ग्रीक किंग थे, कौन कौन, एंटियोकस, टॉलमी, मगाज ऑफ साइरिन्स, एंटीगोनस, समझ मार, अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस, इन 5 के बारे में जिक्र है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, वेट, इधर देखो, एक मिटाओ, अरे यार वो वाला किधर गया मेरा दोस्त, ये है क्या, ये रहा मेरा दोस्त, ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहला तो ये चीज, एक मिनट, एक सेकंड, गुम्फा, हाथी गुम्फा, वोटिव इंस्क्रिप्शन, अंकुर वाट, विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर नोन एज एलोरा। खत्म हो गया, ऐसा कैसे खत्म हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति, ऐसा कैसे हो सकता है। चंद्रगुप्त वन, एक पेंटिंग नहीं यार, वो ऐसा सवाल अलग है यार, वो अच्छा सवाल है वो।
थोड़ा कर ले क्या, इतनी बार काई गुचर पुचर करने लग जाता है ये। हाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र, एक सेकंड देंगे मुझे सर, मैं वो सवाल ढूंढूं ना तो मेरे को मजा आ जाए। इस पीडीएफ को थोड़ा बदलना होगा ना सर। ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, जो इस सवाल का उत्तर दे देगा मेरी तरफ से आइसक्रीम। 9 नंबर सवाल देखिए ना। अरे आई बहुत बड़ा हो गया, अरे छोटू, छोटू बहुत बड़ा हो गया। 9th नंबर का क्वेश्चन करो, देखो करो, इसका आंसर क्या होगा बताओ। तुम बताओगी वरना तुम कचरी जाओगी। लो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी लोग क्या बताएंगे, सब बता दिए थे। देखो ना इधर, अच्छा आप लोगों में कौन हिंदी मीडियम का है? बस आप हैं, बाकी सब इंग्लिश। अच्छा ये समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल गायब हो रहा है? अरे आप मेरे को बताइए, मैं नहीं तो मैं पूरा इसी में इस वर्जन में पढ़ाऊंगा। हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है। समझ में आ रहा है सर? नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, गर्दा मचा देंगे। बताइए, थोड़ा सा पुराना क्लास सब देखे हैं, हल्का हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, पढ़े हैं? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए कैसे हेल्प करें आपका, किस एस्पेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है? हिंदी मीडियम है तो मैं आपको दोनों बोलता हूँ, ठीक है? ये तो फिर अंग्रेजी माध्यम वाले कह लेंगे ये क्या हिंदी बना रहे हैं। दोनों में बात करते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल हम हिंदी में बात करते हैं। नहीं नहीं, हिंदी मीडियम को हेल्प करना है यार, वैसे नहीं कर सकते हम। देखिए सर क्या लिखा, अशोक के शिलालेखों के संबंध में सही कथन चुने। ठीक, शिलालेख किसकी बात कर रहे थे? अभी जो पिलर स्तंभ की बात कर रहे थे, पत्थर के शिलालेखों की बात कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि ये शिलालेख जो है या ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामी लैंग्वेज में है। सही बात है, अरामी लिपि में है। मैंने अभी तो बताया था 4 लिपि है, ब्रह्मी, खरोष्ठी, अरामी और ग्रीक। यूनानी होना चाहिए, ग्रीक नहीं होना चाहिए ना। समझे बातों की नहीं? तो ये चीज है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। जैसे ही पहला सही हो गया वैसे ही ये गलत हो गया। समझे? फिर बोलता है कि सम्राट का नाम केवल मस्की, सम्राट मतलब किसका? अशोक का नाम, अशोक के नाम, अशोक का नाम केवल मस्की और गुर्जर शिलालेखों में अशोक के रूप में उल्लेखित हुआ है। अब ये गलत है सही है? अभी मैंने बताया कि 4 जगह नाम है इनके। कहां कहां नाम बताया मैंने? एक मस्की बताया, एक देवगिरी बताया, एक गुजरल बताया और चौथा नेतूर बताया। अभी बताया ना 4 जगह पे है केवल। यहां तो बोल रहे हैं कि केवल 2 जगह पर है। सवाल ये नहीं है कि गलत है, ये इस केवल के वजह से गलत हो गया। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोनार्च नेम वॉज मेंशन्ड एज अशोका ओनली इन मस्की एंड गुरजारा। इस ओनली की वजह से ये गलत हो गया। नहीं, हाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। वैसे भी ओनली वाला गलत ही होता है ज्यादातर। तो जब ये दूसरा गलत है तो इसका मतलब कि भैया ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और सेकंड तो गलत है ही। इसको कहते हैं फ्री का नंबर सर। यही इस बार 69 बीपीएससी में हुआ है।
अगर कोई आदमी जरा सा भी सेंस का होता तो 100 नंबर ला सकता था, 100 नंबर। 90% क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा था। 90 ज्यादा हो गया, 70-75% ज्यादा हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था आराम से। मतलब एक तो ऐसे छांटोगे 2 निकल जाएगा, और थोड़ा सेंस लगा दोगे तो आराम से यार। मेरी वाइफ भाई साहब 1.5 महीना पढ़ी, बस मात्र 1.5 महीना, 97 मार्क्स। समझ रहे बात को? मेंस लिखी यार, ये गजब का आसान पेपर था, मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिए। आते ही बोली कि अब हम तो मेंस देंगे। काहे? उसको एलिमिनेशन आ रहा था, पूरा एलिमिनेट कर दी पेपर को, आर से पार कर दी। अरे बस समय ज्यादा लग रहा था पढ़ने में, पेपर लेंदी लग रहा था, इसीलिए मैथ केवल वो 5 ही 6 कर पाई, टाइम ही नहीं बचा। आखिरी में पेपर था 10 को, लेंदी था थोड़ा पेपर, कह रही थी लंबा था पेपर, लेकिन पेपर ऐसा ही सॉल्व हो रहा था वो। सर गलत बोल रहे हैं? अच्छा अभी अगला देखिए, बोला है कि 13 शिलालेख में उनके समकालीन 5 यूनानी शासकों का नाम उल्लेख है। अभी बताया ना, 13 में 5 कौन कौन से थे, वो पांचों के नाम याद होने चाहिए, कल पूछूंगा, अभी कल एब्सेंट मत हो जाना। समझेगा? तो अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, इसका आंसर अपने आप भी 135 आ चुका है, 4 आ चुका है। अच्छा थोड़ा सा याद कर लेते हैं। 4 और 5 शिलालेखों में उनके भाइयों के साथ उत्तराधिकार के युद्ध का उल्लेख है। इसका मतलब होगा तुमसे बोला जाए कि अशोक का पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है, तो सही होगा गलत होगा? अशोक का शांतिमय रूप से सम्राट के रूप में उनको डाला गया है, सही है गलत है? उत्तराधिकार का जो हस्तांतरण है वो शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है, ऐसा सही है गलत है? गलत है ये भैया, ये अपने इंस्क्रिप्शन में दिया है कि भाई भाइयों को उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ है। नहीं समझे सर? तो क्या सही होगा गलत होगा? अभी कल के डेट में बीपीएससी पूछ देगी कि अच्छा उत्तराधिकार के लिए कोई भी युद्ध नहीं हुआ है, शांतिमय रूप से परिवर्तन उत्तराधिकार को हस्तांतरित किया गया, तो सही है गलत? गलत। आप क्या बोलिएगा, अरे क्या बात कर रहे हैं सर, 4 और 5 में तो अशोक ने खुद ही लिख दिया है हमने भाइयों को मारा। अगम कुआं है ना, मार के उसी में डाल रहा था। ये ले बहुत बर्बर दिखाया गया है कलिंग से पहले अशोक के बारे में। अशोक बहुत क्रूअल शासक ऐसा करके दिखाया गया, जब उसका बुद्धिज्म में कन्वर्जन हुआ तो उसको अच्छा बताया गया, वाह क्या महान आदमी हो गया वो। ठीक है, क्लियर है सर? ये सवाल आगे बढ़े? आसान लग रहा है सर? जिंदगी आसान हो गई यार? एक चीज समझ में नहीं आ रहा, जरा सा करते हैं आगे भाग जाता है यार। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस? अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बात करता है? तो धार्मिक संश्लेषण की बात क्या मतलब क्या हुआ? क्या रिलीजियस सिंथेसिस की बात क्या हुआ? सभी धर्म एक साथ रहे। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक जब बुद्ध धर्म में परिवर्तित हुए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा धर्म तुम्हारा, हमारा धर्म हमारा, दोनों मिलजुल के रहेंगे, है ना? जैसे नहीं होता है सहिष्णुता जिसको हम लोग कहते हैं। बताइए सर कौन से अभिलेख में है? याद रखिएगा सर, ये रॉक एडिक्ट 12 में मेंशन है, शिलालेख 12 में। आपको मैंने जो लिखा है ना लिस्ट, उसमें देखिएगा 12वें में यही बात लिखेगा। एक बार यूपीएससी ने इसी से जुड़ा एक सवाल पूछा, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब बोला ये किस राजा का है? स्टेटमेंट में बोलता हूं, अगर तुम मेरे धर्म के बारे में हमेशा बोलते रहोगे, ठीक है, तो तुम मेरे धर्म को ही नहीं बुरा कर रहे हो, बल्कि तुम अपने धर्म को भी अमर्यादित कर रहे हो। ये स्टेटमेंट किसका है? ऐसा स्टेटमेंट जब भी धर्म वर्म रिलीजियस सेकुलरिज्म सब आ जाए ना, तो ज्यादा उम्मीद अशोक ही मार देना। ऐसी बातें अशोक ही कर सकते हैं। कौन है भाई? हाँ, ऐसे नहीं, हमने किया है रॉक एडिक्ट का नंबर। हाँ वैसे करके है, वैसे वैसे करता चला गया, हमने नंबरिंग दिया, उसने नंबरिंग नहीं की। मेरे 12वें में ऐसा है, 13वें में। ठीक है, हो गया सर?
अगला सवाल आए। अच्छा अगला सवाल हमने कर दिया शायद ना। अरे वाह यार, हमने यार 9 सवाल कर लिए यार, मजा आ गया, गर्दा उड़ गया, फिर भाग गया यार। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, अच्छा सवाल है कि among the following stupas which one depicts the pilgrimage of Ashoka and his two queens with the bodhi tree at the Turana gateway। सवाल देखिए हिंदी में क्या है। निम्नलिखित स्तूपों में से कौन सा स्तूप तोरण प्रवेश द्वार पर बोधि वृक्ष के साथ अशोक और उनकी 2 रानियों की तीर्थ यात्रा को दर्शाता है। मतलब समझा, अशोक अपनी 2 रानियों के साथ जो है तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। कहां पर? बोधि ट्री के वृक्ष में। बोधि वृक्ष किधर है आपका सर? बोध गया में है। गए हैं बोधि ट्री देखे आप? पत्ता उत्ता लेकर आए कि नहीं? नहीं, बंद कहाँ है? आओ जाली लगा, लेकिन पत्ता गिरा रहता, उठा लीजिए। अच्छा एक सवाल देता हूं, कल पता करके आओगे, बोधि वृक्ष का ये कौन सा जनरेशन है, 6वां या 5वां? वो कमीशन टू कमीशन डिपेंड करता है। यूपी पीसीएस को 6वां बताता है, बिहार पीसीएस को क्या बताता है? 5वां। अब ये पीसीएस टू पीसीएस डिपेंड करता है। बात समझे कि नहीं? जैसे छोड़िए, वो पॉलिटी का सवाल है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, भाई मैं 2017 में एग्जाम दिया, ठीक है। 2017 में पूछा गया कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है क्या? तो मेरे को इतना तो अकल था 17 में कि फंडामेंटल तो नहीं है। अब अपन कंफ्यूज कि यार इसको हम लीगल राइट में बोले या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बोले, समझा बात हो कि नहीं? तो हमने इसको कहा कि यार ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, तो इसको हम लोग लीगल राइट मार देते हैं। हमने मार दिया। यूपीएससी का फाइनली आंसर आया, हालांकि मेरा हो गया था, तो यूपीएससी का फाइनल आंसर आया, तो यूपीएससी के फाइनल आंसर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा हुआ था। मैं एकदम सर पटक लिया, क्या है यार, बताओ यार, गलत हो गया ये सवाल, है ना? अच्छा अभी अपन 18 का यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे थे, उसमें वही सवाल आ गया जस्ट उसके अगले साल। मैंने कहा बेटा एक बार गलत हुआ है, अब मैं दूसरी बार गलत नहीं करूंगा ना, समझे? दोबारा गलती नहीं करना अपन। हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मार दिया कि भैया यूपीएससी जो बोलेगा वही है सब कुछ। बात समझे कि नहीं? और मैं बल के आ गया ऐसे करके, यार अपना एक सवाल तो सही है और बाकी को पता नहीं मेरे को। ये तो यूपीएससी का। अच्छा 2-4 लोग मुझे कह रहे थे कि यार इसको ना कमीशन लीगल राइट मानती है। मैं कहा पे तुम लोग ना सब बेवकूफ हो, गधे हो बिल्कुल, तुम अपडेटेड नहीं हो। यूपीएससी ने इसको भाई साहब क्या माना है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है, अपन सही है, ठीक। अभी यूपी पीसीएस ने अपना आंसर लीगल राइट दे दिया। भाई 2 कमीशन अलग अलग आंसर देकर दोनों बार गलत हुआ हमारा। अगर आप यूपीएससी में मार रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मारिएगा, अगर आप बीपीएससी या यूपी पीसीएस से मार रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है लीगल राइट मारिएगा। बीपीएससी जो कि यूपीएससी से कॉपी मिला है यूपीएससी। देखो तुम सवाल के एसेंट को समझना कि कहां से सोर्स रीजन है। लेकिन मैं अगर बीपीएससी पूछे ना तो मेरे को यार डाउट है यार, तुम्हारा अक्कड़ वक्कड़ कर लेना यार। अकड़े होगा तो दोनों ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन क्या देगा यार? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। हाँ हाँ, नहीं अब तो ये हटा दिया ना, अब 4 ही ऑप्शन है। तुम्हारी जिंदगी आसान कर दिया उसने, कहा बेटा अब तुमने 1/3 निगेटिव भी तो किया उसके साथ, ठीक है अब तुम्हारा लिए आसान हो गया वो, समझा? अच्छा इनमें क्या पूछा है इन्होंने कि भाई कम कहां पर गए हैं, इसका उत्तर क्या होगा भाई? ये सांची स्तूप है यार, सांची स्तूप में ऐसा दिखाया गया है। अच्छा तोरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। तोरण किसे कहते हैं सर? आपने देखा है किसी स्तूप में, आपने देखा होगा स्तूप, स्तूप जो होता है स्तूप में ऐसे करके ऐसे रहता है, 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 ठीक, ये रहता है।
आपने गौर किया होगा इसके ऊपर ना एक डंडा रहता है और वो 3 छतरी रहता है, ऐसे करके हर्मिक रहता है। ये इसको कहते हैं छतरी। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ये 3 त्रिरत्ना है। इन तीनों को डंडी से पकड़ लिया और ये जो है ये इसको हर्मिका बोलते हैं, है ना, हर्मिका, हर्मिका। और ये अंडा हो गया। इसके बाद ये हो गया तोरान। तोरान गेटवे को बोलते हैं, है ना बाबू, तोरण, इसको गेटवे को बोलते हैं। ये हेविली डेकोरेटेड रहता है। अगर आप देखे हो, देखे हैं सर, स्तूप गए हैं कभी? कभी कोई स्तूपा गए ही नहीं आज तक? अरे सर गया में जाइए ना सर, बहुत सारा स्तूपा है सर। राजगीर में जाइए, कभी सांची हो आइए, गजब का डेकोरेटेड रहता है। उसी में एक डेकोरेशन में ये था कि जो अशोका हैं वो अपने 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष घूमने गए, तो पूछ दिया कि भाई कहाँ है ये, तो एमपी का सवाल है, तो सांची एमपी में ही है, तो सवाल नहीं पूछेगा, कुछ और घुस के पूछेगा, बोले साल भंजिका है कि नहीं है, तो वो सवाल है। इसी वजह से लोकल थोड़ा सवाल लगता है। इसका उत्तर क्या होगा? सांची स्तूप में होगा। ठीक है सर, आगे आते हैं। आइए सर, इधर आइए सर, लेट तो नहीं हो रहा है हम लोग? अच्छा, सवाल है कि इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्या एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाह, ये फ्री का नंबर है सर, है, इसको कहते हैं फ्री का, और ये 69 बीपीएससी का सवाल। ये क्या सवाल था, क्या ये मुझे याद नहीं आ रहा था, शायद था, इजी क्वेश्चन था ये इसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। अब इसमें भी तुम गलत कराओगे ना तो भाई साहब डूब के चुल्लू भर पानी में। क्या करना पता है? पानी को चुल्लू भरी तक रखना, समझे? अच्छा, स्तूप तो मैंने अभी बताया आपको। चैत्य उस जगह को कहते हैं जहां पूजा होती है, समझे? और विहार उस जगह पे होते हैं जहां पर जो साधु लोग जो होते हैं ना, बुद्ध के मॉन्क जो होते हैं, वो सोते हैं आराम से, बात करते हैं, चिट चैट करते हैं। तो स्तूप, चैत्य, इसी विहार से बिहार का नाम बिहार पड़ा है। तो ये विहार, ये तीनों किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। क्या समझा? बुद्धिज्म से। चैत्य, विहार, जैसे अजंता में भी विहारा है, चैत्य है थोड़े बहुत, जहां पूजा पाठ होता है। ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अच्छा, एक और बात बोला है कि स्तूपा ऑफ भारुहुत, भारुत में भी एक स्तूपा है, जिसको बनाया किसने था? मौर्यों ने, अशोका ने बनाया था। और इनके जो तोरान थे उसको बिल्कुल बढ़िया से सजा सजा के रखना, बिल्कुल जैसे होता है ना, किसी ने बना दिया उसको डेकोरेट कर दिया, जैसे आपके पापा ने बना दिया, आप आ रहे हो इसी घर को एकदम चक्काचक कर दिया। तो बनाने का काम अशोका ने किया था भारत स्तूपा का, इसको सजाने का काम किसने किया था? सुंग ने किया था। और इसको आप क्या बोलते हो सर? कि सुंग जो है वो ब्राह्मणिज्म के हेल्प से आए हुए हैं। तो इन्होंने, बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या बोलते हैं कि इन्होंने मारा है, पीटा है बुद्ध को, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे एग्जांपल दिया जाता है, कई सारे जो ऐसे स्तूप है जिसको डेकोरेशन का काम किसने किया है? सुंग ने किया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या सोच रहे हैं, डिटेल से घुस के पढ़ाई करें, ताकि अपना जो है एक पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए पूरी तरीके से, एकदम गर्दा मचा दें पूरा एग्जाम में। हमारा पर्पस ये है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन क्यों आया, उससे रिलेटेड सारी बातें जान लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी सवाल आए, इफ बट देन देयर दिस दैट, जो भी आ जाए वो सवाल सही हो जाए। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर ये काम आपने सभी सब्जेक्ट में कर लिया ना, तो ये मान के रख लीजिए कि बीपीएससी का 30 से 40% क्वेश्चन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। बाकी थोड़े बहुत सवाल एलिमिनेशन से होंगे, तो आप ये मोटा मोटी रखिए कि आप एक एज पे होंगे बीपीएससी में इस बार। ठीक है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। क्या ये क्लास? नहीं 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 नहीं, किसने बोला ये सुबह है? नहीं नहीं, अभी नहीं, इस वीक कैसे चेंज कर सकते हैं? मिडिल ऑफ द वीक नहीं चेंज हो सकता ना, बहुत सारी क्लासेस शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट वीक से देखते हैं क्या कर सकते हैं। कितने लोग सुबह में कंफर्टेबल है? शाम वाले कैसे? शाम तुम लोग झगड़ लेगा, हमको लग रहा है। तुम ओपिनियन फॉर्म कर रहा है बाबू।
अच्छा देखते हैं नेक्स्ट वीक, हम लोग देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं हम लोग, है ना, देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू, आई होप थोड़ा सा बेनिफिशियल है, थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है सर समझ में, हल्का हल्का समझेंगे तो आपको क्लियर। आप ना एक फाउंडेशन कोर्स अगर हमारा जो चल रहा है थोड़ा वो देखते तो शायद आपका ना और मजबूत होता, तो आप इसको ज्यादा चेरिश कर पाते समझ में ना सर, क्यों ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आता। फिलहाल आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर की सारी बातें हम एक जगह मतलब ले आते हैं कॉन्सेंट्रेट करके। थैंक यू। क्योंकि आप भी मॉर्निंग क्लास में फिरोज। थैंक यू। वैसे मैं आपको बता दूं, इस क्लास को अगर आप ऑफलाइन कर सकते हैं तो प्लीज डू अपियर इन दिस क्लास इन ऑफलाइन मैनर, ऑनलाइन में वो बात नहीं आ पाएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ये क्लास ऑफलाइन करने वाला है, बैठ के यहाँ आंसर दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, दिमाग लगाइए, क्यों सर, तो ज्यादा बेहतर है। कल से मैं सोच रहा हूं ना कि कोई क्वेश्चन दूं तो आपको थोड़ा समय दूं कि भैया बताओ तुम लोग कितना क्या आंसर, कितने लोग ए बोलते हैं, कितने लोग बी बोलते हैं, तो मैं ना आधी मिनट का टाइम दूंगा, 30 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है सर ये बात, तो ताकि आप भी अपना दिमाग लगा सके। यही है, वही एंशियंट स्टीज चल रहा है। थैंक यू सर। क्लास ड्यूरेशन कैसे ज्यादा हो जाएगा ना, होना चाहिए, क्या करेंगे ना सर, नेक्स्ट वीक से सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा पहले शिफ्ट कर दें और 2-2.5 घंटे का कर दें, तो ताकि ज्यादा खिंच जाए। देखते हैं सुबह तुम कुछ और वैसे ही बोल रहे हो। ठीक है, थैंक यू।